और ये आंदोलन, ये लड़ाई कब शुरू हुआ अगर हम देखते हैं तो अंग्रेज जब यहाँ आए तो पहले उनकी सरकार नहीं आई, पहले आया कंपनी राज, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से था। वो आया और वो अपना राज शुरू कर लिया। उसको था कि यहाँ से सब कुछ लूट के ले जाना, यहाँ का कपड़ा, यहाँ का चाय, यहाँ के जो भी नील है वो उगाओ, जो हम कहेंगे वो उगाओ, और हम सब कुछ लूट के ले जाएंगे। क्योंकि उनको यहाँ रहना नहीं था ना, वो तो यहाँ के थे ही नहीं, उनका तो घर वहाँ था विदेश में, तो वो बस यहाँ सिर्फ लूटने आए। और वो जो राजे रजवाड़े थे सबको कह तो किसी तरह चकमा देकर वो सभी रजवाड़ों की जगह पे वो अपने पसंद का कोई राजा बिठा लेते थे, या राजा के छोटा बच्चा बिठा लेते थे और कहते थे कि हम राज करेंगे। तो उनके खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, तो आदिवासियों ने शुरू किया, कहीं किसानों ने शुरू किया, लेकिन बड़ी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई 1857 में। और वो लगभग, क्योंकि वो इतनी बड़ी लड़ाई थी और उससे इतना घबरा गए अंग्रेज कि उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने कहा कि अब ये कंपनी राज से नहीं चलेगा, कंपनी के लिए काम होगा लेकिन हम सीधा आके हमारे लोगों को लगा के राज करेंगे। और उसके बाद अंग्रेज सरकार की राज शुरू हुई, लेकिन उसके खिलाफ भी आंदोलन चला, सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन लड़ने वाले कौन लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उसमें जो नाम आप सोच लीजिए तो आपको हर समुदाय के, हर धर्म के, आपको उसमें हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने शहादतें दी। ये सब आपको इसी देश में मिलेगा। और ये जगह भी ऐसा है जहां पर ये कहिए तो ये एकता जो बनी ना, तो ये अंग्रेजों के आने के बाद ये समझ आया लोगों को कि अरे हम सब जो है, हम में एक जैसी चीज क्या है। एक भाषा तो नहीं है, भाषा तो पग पग में बदल रही है, एक भाषा नहीं है। एक धर्म है क्या? एक धर्म भी नहीं है, अलग अलग धर्म मानते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले भी जो लोग हैं वो उस समय हिंदू खुद को क्या कहेंगे? जो जिस जाति का था उस जाति का कहता था, बटे हुए उस मामले में। तो एक चीज जो जोड़ने वाली चीज थी वो ये था कि हम सब इस लुटेरे से उत्पीड़ित, ये हम सबको लूट रहा है, और ये लूट रहा है ये सोच करके कि ये सब इंडिया है, ये सब भारत है, उसका आगे कब्जा कर लिया, लूटे जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ना है। उसमें लोगों ने देश को एक तरह से बनाया, कहा कि ये देश हमारा है, हम कहेंगे। और इसमें जो सबसे पहले, आप लोग तो भारत का जो वो है नेशनल एंथम है वो सब जानते होंगे, जन गण मन जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, बहुत सुंदर गाना है। लेकिन उससे भी पहले एक गाना था जो 1857 की लड़ाई में सबसे पहले लिखा गया, पता है किसी को नाम? अजीमुल्लाह खान ने लिखा। और उसमें पहला लाइन यही है कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक। तो कह रहा है कि तुम नहीं मालिक हो, इसके मालिक बने हुए हो हमारे, ये देश पर, इस जमीन पर हमारा राज है, हम मालिक हैं इसके, और ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और ये अजीमुल्लाह खान ने लिखा। और उसको तमाम लोग जो 1857 में लड़े, शहीद हुए, सब ने उसका गीत को अपना गीत बना करके, वो एक तरह से देश का पहला गीत उसको कहा जा सकता है कि भारत देश है, वो एक देश है, और उसका एक एक स्वर में लोग उसको लिए लड़ रहे, कह रहे हैं हम सब इसके मालिक हैं। वो एक तरह से पहला गीत गाना है। लेकिन आज जब हम लोग सुनते हैं ना ये अमृत महोत्सव वगैरह जो कहा जा रहा है, तो उसमें मैं आपसे कहूंगी कि अगली बार जब आप सुनिएगा टीवी पर किसी नेता को बोलते हुए इस पर, प्रधानमंत्री को ध्यान से सुनिएगा, मोदी जी को, कि वो क्या कह रहे हैं। है तो 75 साल आजादी के, लेकिन वो केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ में क्या है? मंदिर है। मंदिर किसका है? हिंदुओं का है ना। वो मंदिर में पूजा करके कहते हैं कि ये सदियों से आजादी की लड़ाई का प्रतीक ये मंदिर है, और ये जो 75वां वर्ष है
उसमें मैं कहूंगा देशवासियों से कि आप लोग इन मंदिरों पर जाइए। क्यों मंदिर क्यों कहा, मस्जिद नहीं कहा, गिरजाघर नहीं कहा, गुरुद्वारा नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? भाई जो भी आजादी के लड़ाई में शामिल थे ये तो सब चीज मानने वाले थे, तो आप क्यों कह रहे हैं? और थोड़ा ध्यान से अगर मैंने सुन के देखा तो मैंने पाया कि वो सिर्फ वहां नहीं, वो बार बार कह रहे हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है, वो जो भी मतलब सदियों पुराने जो भी हिंदू संत थे उनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब जो है ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो भाई फिर आजादी कब, किस चीज की आजादी? अभी अभी आपने कहा कि गुलामी अंग्रेजों की थी, अंग्रेज आए 19वीं सदी में, तो ये जो लड़ाई थी ये कहां से, ये कब से शुरू हो रहा है? वो कह रहे हैं कि 10वीं सदी में, 5वीं सदी में, तो उसके बाद में जो है 15वीं में, 16वीं में ये सब आजादी की लड़ाई चल रही थी। कैसी लड़ाई थी? तो कहने को वो कह रहे थे कि हिंदुओं की लड़ाई बौद्धों के खिलाफ, तो फिर मुसलमानों के खिलाफ, ये सारी को भी वो आजादी की लड़ाई में लपेट ले रहे हैं और कुल मिला के कह रहे हैं कि देश हिंदुओं का है और हिंदू जिन जिन से लड़े वो सब विदेशी हैं। ये समझने वाली बात है, समझने वाले के लिए इशारा है ये, और ये सारी चीजें अब वो स्कूलों में भी पढ़ाना शुरू कर देने वाला, जो गलत बात। क्योंकि ये जान लीजिए कि हमारे देश में जो लोग आए, हमारे यहाँ जो है शक आए, हून आए, मुगल आए, मुगल जब आए तो वापस गए क्या? आके तो यहाँ बस गए, यहीं के हो गए, इसी धरती के हो गए, यहाँ के हो गए, यहाँ का खान पान, यहाँ के गीत, यहाँ का गाना, यहाँ की संस्कृति सब अपना लिए, यहीं पे रहने लगे और वो जो ले आए और यहाँ जो था सब मिला जुला करके आज हम हैं जो है सामने भारत। और अगर हम कहते हैं कि भाई पहले कौन आया, ये तो कहना ही बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो अफ्रीका से निकल करके 65,000 वर्ष पहले अंडमान में जो अभी आदिवासी पाए जाते हैं, सेंटिनल आदिवासी, वो सेंटिनल आदिवासी के जो वो थे वो आए थे। अगर पहले निकालना हो तो सबसे पहले भाई उन्हीं का हो गया, फिर तो बाकी सारे जो है विदेशी हो गए। ऐसा नहीं होता ना, जो आया यहाँ का अपना लिया, यहाँ का रह गया, वो यहाँ का हो गया और वो अपने साथ जो आता है अपने साथ कुछ न कुछ ले आता है, उसकी भाषा यहाँ की भाषा सब मिलजुल करके भाषाएं बनती हैं, है कि नहीं? अब इसको किसी ने, मुगलों को कभी विदेशी नहीं कहा। आप अगर कोई भी युद्ध ले लो जिसमें कहा जाएगा कि जो है मुगलों के खिलाफ लड़ाई, ठीक है, मुगल राजा जो है वो मुसलमान था, उसका सेनानी कौन है पूछ लो तो सेनानी उसका राजपूत होगा, शादी उसकी राजपूत से हुई होगी, और खिलाफ लड़ रहा है राजपूत के, राजपूत का सेनानी कौन होगा पूछ लो तो उसका सेनानी मुसलमान होगा। तो लोग धर्मों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, राजा की लड़ाई लड़ रहे थे, सत्ता के लिए लड़ रहे थे, कौन जो है कितने सत्ता, किसका कहां कितना सत्ता होगा, ये लड़ाइयां होती थी। इसमें कोई ये देशों की लड़ाई नहीं थी, धर्मों की लड़ाई नहीं थी। देश की लड़ाई तब शुरू हुई जब सभी धर्मों के लोग एक होकर के अंग्रेजों को बोले कि तुम बाहर के, तुम यहाँ शामिल होने, यहाँ की मिट्टी में मर मिटने के लिए नहीं आए, तुम विदेशी हो, यहाँ से लूट करके ले जाने के लिए गए। इसको हम कहते हैं ये है कॉलोनी बनाने के लिए, अपना उपनिवेश बनाने के लिए। तो उसके खिलाफ में लड़ाई है कि नहीं? तो इस लड़ाई को जो लोग आज तोड़ मोड़ करके पेश करना चाह रहे हैं उसके प्रति बड़ा सतर्क रहना हो। आज हम 75 साल बाद आप सोचिए कि उस गुलामी का मतलब क्या, जो आम लोग रहते थे क्यों खुद को गुलाम महसूस करते थे? एक तो बड़ा भूखमरी होता, भूख थी, क्योंकि जो आपने उगाया सो आपका नहीं रहा, वो लूट करके कोई ले जा रहा है। आपसे कह रहा है कि खाने की चीज मत उगाओ, मैं कह रहा हूं नील उगाओ तो नील उगाओ, नील जिससे रंग बनता है ना नील, वो जबरदस्ती नील उगाते थे। तो ये सारी चीजें होती थी
और जो है देखिए कि किसी को कोई अधिकार समानता बराबरी नहीं थी। हमारा रंग काला है तो कहते थे काले लोग अंदर नहीं आ सकते, राज करेंगे तो सफेद लोग राज करेंगे, गोरे लोग राज करेंगे, यानी अंग्रेज लोग राज करेंगे। और ये जितने काले लोग हैं वो सब जो है वो कुछ जानते सरते नहीं है, हम तो इनको सिखाने पढ़ाने आए हैं। इनकी भाषा भाषा नहीं, इनकी संस्कृति संस्कृति नहीं, ये सब कुछ था। तो गैर बराबरी थी और भयानक दमन था। जो अपने अधिकारों को लेकर के लड़े उसकी जो है वो जनसंहार कर देते थे, हत्या कर देते थे, जैसे जालियांवाला बाग में हुआ, मार डाला ढेरों लोगों को क्योंकि आप आंदोलन कर रहे। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते आजादी मिली। तो आज थोड़ा सा पलट करके देखिए हमारे देश को, हमारे समाज को। आज हमारे समाज में क्या है 75 साल बाद? तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। बहुत सारी चीजें, जैसे आपका भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, इसी छत्तीसगढ़ का, मैं खुद भिलाई से पढ़ी हुई हूँ, मेरी सारी स्कूलिंग भिलाई में हुई है। तो स्टील प्लांट जो है वो बना तो भारत का था। तो भारत अपना स्टील बना रहा है, उस स्टील से जो है उसको जो बनाना है, उसको रेलवे बनाना है तो वो बना रही है, उसको जो कुछ भी करना है वो खुद उत्पादन कर सकती है, खुद पैदा कर सकती है, कुछ ये है। तो भारत के पास ऐसी चीजें पैदा करने लायक चीजों की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ है और कर सकते हो, ये भी दिखा दिया, कर तो सकते हो। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जितनी चीजें इस तरह की आपकी अपनी है, जिसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक की, पब्लिक सेक्टर क्यों कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर का मतलब नहीं है कि ये सरकार, सरकारी क्षेत्र कहते हैं ना हिंदी में, लेकिन पब्लिक का मतलब एक खास होता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकार का अपना वो कोई जेब में थोड़ी चीज है, उसकी बकौती थोड़ी है। सरकारी क्षेत्र ये का मतलब है कि भारत की पब्लिक का वो प्रॉपर्टी। आज उस पब्लिक की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नीलामी लगाई जा रही है, कितना बेच सकते हैं, जल्दी जल्दी बेचो। तो बेचने में लगे हुए हैं उसी चीज को जिसको हासिल किया इतने वर्षों में। मैं नहीं मानती कि भाई हासिल कुछ नहीं हुआ इतने वर्षों में। जो मंजिल था उस मंजिल से हम बहुत दूर है, जो सपना देखा उस सपने से बहुत दूर है। वो सपना आजादी के आंदोलन लड़ने वालों ने देखा, उससे बहुत दूर है हम, बात सही है, बहुत दूर थे। लेकिन तब भी जो आंदोलन करने वाले लोग थे, मजदूर थे, किसान हैं, देश के दलित गरीब हैं, महिलाएं हैं, वो लड़ करके जितनी लड़ाई लड़ते थे, जितना कुछ हासिल करते थे, उससे देश जो है वो मजबूत हो रहा था। लेकिन आज ये बताया जा रहा है, पता नहीं, एक फिल्म एक्ट्रेस का नाम सुने होंगे आप, कंगना रनौत। उन्होंने कहा कि आजादी जो है वो कब मिला? आजादी के तो 75 वर्ष हो रहे हैं ना, 1947 में मिली आजादी। कंगना रनौत ने क्या कहा, किस वर्ष में आजादी मिली, कोई जानता है? 2014 में। क्यों भाई, तब तक गुलाम थे क्या? 2014 में क्या हुआ? क्या जी, क्या हुआ 2014 में? केंद्र में बीजेपी का राज आ गया, मोदी राज आ गया। तो कह रहे हैं मोदी राज के साथ ही आजादी हुई, क्योंकि भाई हिंदू राजा आ गया। भाई ये राजा और ये गुलामी, ये बात, ये तो गुलामी वाली बात हो गई। राजा ये सब तो खत्म हो गया। हम लोग तो वोट दे के जिताते हैं, वोट दे के हराते हैं, ये लोकतंत्र कहते हैं हम इसको। कोई हमारी सरकार भी बनी हो हमारे वोट से, जिसको हम पसंद करते हैं, लेकिन वो अगर कुछ ऐसा की जो हमें ना पसंद हो, जमीन छीन ली किसानों की, मजदूरों का जो है पेंशन छीन लिया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। लड़ने का अधिकार है, हक से कहते हैं ये हमारा देश है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम मालिक हैं इसके, और तुम अपना नीति बदलो। सरकार को झुकना पड़ता है, नीति बदलती है। इसको कहते हैं लोकतंत्र, यानी लोगों का तंत्र। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ना, सब राजा तय करेगा, और राजा की बात मानना जो है, नहीं माने तो चाहे देश विरोधी हो गए। तुम मोदी के खिलाफ कुछ बोला, देश विरोधी हो गए। अरे इससे पहले मनमोहन सिंह के खिलाफ तो हम सब बोलते थे, तुम भी बोलते थे, उस समय तो नहीं हो गए तुम देश विरोधी।
आज मोदी के खिलाफ बोलना हो गया तो भाई ये मोदी के खिलाफ बोला तो देश से बाहर हो जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। भाई पाकिस्तान में अभी किसी ने कहा ना कि कम से कम वहां की सुप्रीम कोर्ट तो भाई वहां के लोकतंत्र को बचाने में लगी है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता काश है, तो पाकिस्तान भेजने में लगे हुए हैं हम लोग। और इस देश में धर्म के नाम पर बांटने का, एक तो लूट का काम चल रहा है, जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट है सबको लूट लूट करके बेचने का काम चल रहा है। किसानों की जमीन, किसानों की कृषि क्षेत्र लूटने की कोशिश हुई। किसान जो है साल भर से ज्यादा आंदोलन किए, 700 किसान मारे गए, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर आप सुनना चाहते हैं अच्छा देश के किसानों के बारे में, चलिए कुछ सुन लेते हैं। देश के बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई का दाम कितना है, बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में कितना खर्चा होता है, इस सब के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। तो सरकार इसके बारे में, और जो नेता है भाजपा के वो बोल नहीं रहे, जो केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं, देश चला रहे, वो क्या बोल रहे हैं। रोज आपको सुनने को मिलेगा कोई ना कोई जहरीला चीज, वो सीधा आपके व्हाट्सएप में आएगा, जिसमें कहा जाएगा कि देखिए हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, मुसलमान गलत कर रहे हैं, मुसलमान इस देश के नहीं है। देश का विभाजन हुआ जिस समय आजादी मिली तो पाकिस्तान हिंदुस्तान बंट गया, लेकिन वो बंटवारा टोटल नहीं हुआ। इस देश में अभी भी मुसलमान रह गए, उनको भगाओ, वो देश के नागरिक नहीं। हिंदू देश बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो ये हिंदू राष्ट्र क्या चीज? भारत के संविधान में लिखा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म को ना मानते हो, ठीक है, पेड़ पौधों की पूजा करते हो, जो चाहे करो, लेकिन आप बराबर के नागरिक हो, आपका हक बराबर का। कोई नहीं आपको कह सकता कि आप छोटे हैं क्योंकि आप फला चीज नहीं मानते, इस धर्म को नहीं मानते, ये भाषा नहीं बोलते। हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, नहीं लिखा है। देश सबका है, लेकिन अब ये इसको धीरे धीरे बदलने में लग गए। ये जो सरकार आई है, ये पहली ऐसी सरकार है जो रोज ऐसा कोई नया कानून, आपको नागरिकता का कानून बदल दी, और उसके आधार पे ये हो गया कि अगर बाहर किसी देश से आए हो, भारत के अगल बगल के देश से आए हो, तो अगर आप मुसलमान हो तो आपको हम नागरिकता नहीं देंगे, आप शरण लेने आए हो। लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं हो तो आपको हम देंगे, हम आपको भारत की नागरिकता देंगे। क्यों भाई? म्यांमार से जो भाग के आ रहे हैं या अफगानिस्तान से भाग के आ रहे हैं वो तो मुसलमान है, उनके साथ वहां पर जो दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, अफगानिस्तान में उत्पीड़न करने वाले भी मुसलमान हैं और उत्पीड़ित होने वाले भी मुसलमान हैं, भाग रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं दीजिएगा? रोहिंग्या मुसलमान आते हैं म्यांमार से, तो उनको क्यों नहीं दीजिएगा नागरिकता, या शरण तो दे दो कम से कम। लेकिन ना, देश से जबरदस्ती निकाल देंगे, हम वापस म्यांमार में मरने के लिए भेज देंगे। क्योंकि क्यों? ये तो देश हिंदुओं का है, देश जो है सबका नहीं है, बराबरी किसी को नहीं है। और मुसलमान चाहते हैं तो जाए कहीं रहे, किसी दूसरे देश में रहे, अरे भाई क्यों? तो हमारे देश को इस तरह से रोज बांटने का काम, ये जो रोज सुनने को मिलेगा ना, भाषण सुनने को मिलेगा कोई गंदा सा कि मुसलमान महिलाओं को जो है बलात्कार कर दो, मुसलमानों की हत्या कर दो, गंदी 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 बातें डेली क्यों बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं जब बोलूंगा तो मैं चमकूंगा, मैं चमकूंगा तो मेरी राजनीतिक तरक्की इस पार्टी में हो पाए। हो सकता है कल को मुझे कोई विधायक बना दे, कोई एमपी बना दे। वे प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो बम ब्लास्ट करा करके मुसलमानों की हत्या की, बन गई ना एमपी। तो इस तरह से हम भी एमपी बनना चाहते हैं, हम भी जो है तरक्की करना चाहते हैं। तो आतंकवादियों वाली भाषा बोली जाए, और जो आतंकवादी की भाषा बोलता है गोली मारो, उसको जो है खूब प्रमोशन मिल रहा है, उसको सब मिल रहा है। और जो प्यार की भाषा बोल रहा है, एकता की भाषा बोल रहा है, लोकतंत्र की भाषा बोल रहा है, उसको जो है जेल में भेज दिया जा रहा है फटाफट। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो तरक्की होनी चाहिए, जिस मंजिल के लिए हम लड़ रहे हैं, उसमें सिर्फ अब ये बात नहीं रहेगा कि मंजिल दूर है उसमें आगे बढ़ो। अब उस मंजिल से उल्टा रास्ता घसीटा जा रहा है। और कौन लोग घसीट रहे? मैं इस पर एक शब्द कहना चाहती हूँ, जो लोग इस देश की आजादी की लड़ाई में कभी शामिल ही नहीं थे। नथुराम गोडसे का नाम सुना होगा,
जिसने गांधी जी की हत्या की। क्यों हत्या की? हत्या इसलिए की कि बोले कि अरे ये जो गांधी है ये तो देश में मुस्लिम हिंदू सबको रखना चाह रहा है और हम चाहते हैं देश सिर्फ हिंदुओं का हो, इसलिए मैंने हत्या कर दी उसकी। और नथुराम गोडसे जिसको मानते थे उनका नाम गोलवालकर था। गोलवालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो फाउंडर थे। उन्होंने कहा कि अरे नाजी जर्मनी में जैसे खत्म किया था ना, अगर आप यहूदियों को खत्म कर दिया था, वैसे हमारे देश से ईसाइयों को और मुसलमानों को और जो भी कम संख्या में है वो या तो हिंदू बन के रहे, और हिंदू नहीं मानना, हिंदू धर्म नहीं मानना, हिंदू नहीं बनना तो निकल जाओ, खत्म कर दिए जाओगे, ये कर दिए जाओगे। तो आज हमारे देश में वो गोलवालकर और गोडसे के भारत को बनाने की कोशिश जारी, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहीं छत्तीसगढ़ में आपकी यहाँ तो सरकार दूसरी है, कांग्रेस की है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में आज भी, अभी बस्तर गए थे साथी लोग, सुना मैंने, तो पता चला कि जगह जगह जो है जहाँ आदिवासी लोग ईसाई बने उनके साथ उत्पीड़न, अत्याचार, घर तोड़ फोड़ देना, घर जला देना, कहना कि जो है वो मर भी जाओगे, मरने के बाद भी हम तुमको गाड़ने के लिए जमीन नहीं देंगे, गाड़ने नहीं देंगे जमीन, क्योंकि तुम्हारा धर्म बदल गया, भाई भाई से लड़ा दिया जाए। और ये सब जो है करने वाले जो है वो राजनीति के नाम पे कर रहे हैं, बीजेपी की राजनीति करने के नाम पर किया जा रहा है। और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी डर जा रही हैं, कुछ बोलबाल नहीं रही है, इसी में शामिल हो जा रही हैं। तो मेरा ये कहना है सिर्फ अभी कि अगर इस आजादी की लड़ाई को के 75 साल हो रहे हैं, तो इससे जो सबक लेना है वो यही है कि आजादी फिर से लाना होगा, आजादी के लिए फिर लड़ना होगा। लेकिन आजादी आज इस बार किससे लेना होगा? ये जो दंगाई है, ये जो नफरत की भाषा बोलने वाले लोग हैं, देश को बेचने और बांटने का काम करने वाले जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इससे लड़ करके आजादी लेना। ये आज इसमें लगे हुए हैं बताने में कि महिलाएं जो हैं वो क्या पहनेंगी नहीं पहनेंगी। भाई सर ढकती है कोई महिला, सर ढकती तो हमारे समाज में बहुत महिलाएं ढकती है, बहुत सारी नहीं ढकती हैं। गांव में चले जाओगे तो हिंदू महिलाएं भी ढकती है ना सर, पल्लो लगा लेती है सर पे। कोई कहता है क्या कि पल्लो लगा करके कॉलेज नहीं जा सकती हो, बिंदी पहन करके कॉलेज नहीं जा सकती? ये तो नहीं होता। पहन लो बिंदी, आप में से बहुत लोग पहनी हुई है, जा सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं हिजाब लगा लिया, हिजाब है वही चीज, पल्लू जैसा ही है, बस मुसलमान लोग लगाते हैं, वो लगा लो कि तो जाने नहीं देंगे स्कूल। तो ये सारी चीजें, ये जो गंदगी है, ये नफरत है, ये तो हमें रोकेगा। और ये नफरत जो है ये सिर्फ कुछ खास धर्म के लोगों को अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर जहर फैलाओगे और जहर पिलाओगे अपने ही लोगों को और कहोगे कि वो जहर पी करके वो नशे में मस्त नशे के जहर का नशा पी लो, जा करके हत्या करो, जा करके गाली दो, भाई आप तो अपने समाज को बिगाड़ रहे हो, पूरे देश को बिगाड़ रहे हो। तो इससे आजादी, इस नफरत से आजादी के लिए, देश बांटने, देश बेचने वालों से आजादी के लिए लड़ाई दोबारा लड़ना होगा। अब देश जो है बड़ी मुश्किल से मिला, ये याद रखा जाए। देश हमेशा के लिए नहीं रहता, दोबारा जा सकता है। अभी यूक्रेन की बात की, यूक्रेन जो है वो रूस के बगल का देश था। जिस समय रूस में क्रांति हुई तो क्रांति करने वाले लेनिन ने कहा कि देखिए ये जो छोटे छोटे देश हैं, और रूस बड़ा देश है वहां, इन देशों को भी हम जो है रूस में शामिल नहीं करेंगे जबरदस्ती, वो भी रहेंगे और उनकी अपनी स्वायत्ता होगी, वो रिपब्लिक होगा, वो भी अलग अलग रिपब्लिक्स होगा। उन्होंने नाम नहीं रखा कि रूस, उन्होंने कहा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। उसमें यूक्रेन को भी शामिल किया, यूक्रेन हो गया शामिल। लेकिन जब सोवियत रूस टूट गया तो उसके बाद ये पुतिन कह रहा है कि सब रूस का हिस्सा है और अब यूक्रेन को रहने का अधिकार नहीं है, मैं युद्ध करके पूरा यूक्रेन को फिर रूस में जोड़ूंगा, ये कह रहा है। और यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं, तो मैंने उसमें जनसंहार हो रहा है वहां लोगों का। बूचा नाम का शहर है, वहां पे बहुत भयानक जनसंहार हुआ है। तो आजाद यूक्रेन अपनी आजादी को बचाने के लिए इस समय लड़ रहा है, वहां की जनता लड़ रही है। हमारे देश में ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि बाहर से कोई युद्ध तो कर नहीं रहा, तो ये लग रहा है कि अच्छा है अभी अभी क्या करेंगे।
लेकिन लड़ाई तब भी जारी है, जारी रखना होगा। क्यों? क्योंकि युद्ध यहाँ दूसरे उल्टे तरीके से लड़ा जा रहा है। हमारे देश का जो संविधान है जिसमें सब बराबर है, उस बराबरी को खत्म किया जा रहा है। कागज पर भी बराबरी नहीं रहेगी तो क्या बचेगा? कम से कम संविधान में बराबरी लिखा गया है तो उसके लिए लड़ सकते हैं कि हमारा संविधान मानो। सत्ता में बैठे हुए तो कह सकते हो कि मानो उस संविधान। लेकिन अगर वो भी खत्म हो गया, देश जो है हिंदू राज बन गया, तो हिंदुओं को ही ये सबसे ज्यादा मूर्ख बनाएंगे। मुसलमान जानते हैं, ईसाई जानते हैं ये हमारा तो काम कर नहीं रहा, ये हमें दुश्मन मानता है। हिंदू जो है वो ऐसा है कि जैसे पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ों को किस चीज से काटा जाता है? क्या कहते हैं उसको? आरी, एक्स, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी जब कहता है पेड़ों से कि अरे मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मैं भी तो काठ का बना हुआ हूं, और पेड़ अगर मान जाए कि हाँ यार ये तो हमारा भाई है, काटने के बाद ना पता चलेगा कि वो क्या था, काठ का बना तो था लेकिन काट दिया सारे लोगों को। तो आज वही हिंदुओं का ये हाल, पेड़ों वाला हाल, जो कुल्हाड़ी को देख करके कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, बढ़िया बढ़िया, आहा, क्योंकि वो दूसरों के खिलाफ नफरत फैला रहा है और हम उसी में खुश हो रहे हैं। लेकिन वो नष्ट तो सबसे ज्यादा वो करेगा तो उस देश के सभी को नष्ट करेगा, हिंदुओं को बर्बाद करेगा। और हिंदू राज जो है जिसके बारे में अंबेडकर जी ने कहा था कि वो देश के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ा आपदा हो, उस आपदा से बचाने के लिए आज आंदोलन करने की जरूरत है, आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा करती हूँ।